हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम इमरजेंसी प्रोविजंस को देखेंगे। जो आपात उपबंध है, इमरजेंसी शक्तियां हैं, वो क्या क्या है इंडिया की। ठीक है, देखो सबसे पहले तो राष्ट्रीय आपात है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे हमें ना तीन तरह की आपात देखने को मिलते हैं बेसिक से। जैसे कभी कोई युद्ध हो गया, वॉर हो गया, या बाहरी आक्रमण हो गया, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गए, सशस्त्र विद्रोह जिसको हम कहते हैं, तो वो हमको देखने को मिलेंगे 352 से 355 में। और दूसरा जो होता है वो राज्यों से संबंधित होता है। जैसे राज्यों में कोई चीज गड़बड़ हो गई है, उसमें भी वही इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से राज्यों के बुरे हाल हो रखे हैं, जैसे उत्तराखंड के। ठीक है, इसके अलावा वित्तीय आपात हो गया, आर्थिक मंदी जिसको हम कहते हैं। तो उससे संबंधित जो आर्टिकल्स हैं ये इस तरह से बांटे गए, मतलब तीन पार्ट है इसके। तो हम इसको जो है वन बाय वन देखते जाएंगे। सबसे पहले जो हमारा है नेशनल इमरजेंसी, इसको देखेंगे। तो देखो इसके लिए आर्टिकल 352 होता है, जिसके तहत प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी यानी कि आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो देखो इसका बेसिस क्या होता है, कैसे मतलब आपातकाल लगाया जाता है। जो नेशनल आपात लगेगा, राष्ट्रीय आपात जो लगेगा, देखो राष्ट्रपति पूरे देश या उसके किसी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि युद्ध या बाहरी आक्रमण हो सकता है, आर्म्ड रिबेलियन हो, सशस्त्र विद्रोह जिसको कहते हैं, या भारत की सुरक्षा किसी भी तरह खतरे में हो। तो उस केस में जो है ये आर्टिकल 352 लागू कर दिया जाता है, या तो किसी देश के उस राज्य में या फिर पूरे देश में। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, जहां पे जो सशस्त्र विद्रोह है उसको बदल के आंतरिक अशांति वहां पे शब्द ऐड कर दिया गया है। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह बेसिकली आर्म्ड वगैरह से ही ज्यादातर जोड़ा जाता है, लेकिन आंतरिक अशांति में आपकी पॉलिटिकल कॉसेज वगैरह भी आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे शस्त्र विद्रोह का मतलब कोई दुरुपयोग कर सकता है, कुछ भी कह सकता है, इसकी जगह यहाँ पे आंतरिक अशांति ये शब्द दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये जो इमरजेंसी लगती है ये कब तक लग सकती है और कैसे इसको लगाया जाता है, यानी कि संसदीय अनुमोदन कैसे होता है। देखो 1 महीने के भीतर जब भी इमरजेंसी लगानी होती है तो संसद के दोनों सदनों को बहुमत देना होता है। ठीक है, जिससे कि ये इमरजेंसी लग जाएगी देश में या उस स्टेट में। और इसकी जो अवधि है वो सिर्फ 6 महीने तक होती है, लेकिन अगर 6 महीने के बाद इसको फिर से जारी रखना तो दोनों सदनों का बहुमत यहाँ पे मिलना जरूरी हो जाएगा, और फिर इसको 6 महीने में मतलब रिन्यू किया जा सकता है। और इसकी जो अवधि होती है वो अनिश्चित काल तक हो सकती है, यानी कि प्रेसिडेंशियल लॉ अनिश्चित काल तक, कितने भी सालों तक लगा रह सकता है या महीनों तक लगा रह सकता है। ठीक है, अब जो ये इमरजेंसी है ये कब कब लगी थी, तो जरा यहाँ पे देख लीजिए। ये हुआ था सबसे पहले जो है आपका 1962, जो चीन आक्रमण हुआ था, भारत चाइना का वॉर हुआ था, तो वहाँ पे ये बाहरी आक्रमण इसका कॉज था। वहाँ पे जो है आपका ये 352 आपका लग गया था। फिर 1971 पाकिस्तान युद्ध बाहरी आक्रमण के आधार पर लगा था। 1975 आंतरिक अशांति, इसी को ध्यान में रखते हुए फिर 44वां संविधान संशोधन किया गया था। अब अगला जो आर्टिकल है ये है आर्टिकल 353। ठीक है, अब ये 353 क्या है, देखो ये इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन है, यानी कि जो ये 352 से हमने राष्ट्रीय आपात लगा दिया है किसी स्टेट में या पूरे देश में, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसका इफेक्ट क्या होता है, देखो मतलब गवर्नमेंट पे सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ही देखना पड़ेगा, फिर स्टेट को। ठीक है, तो देखो कार्यकारी प्रभाव क्या पड़ता है कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश दे सकती है, यानी कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे सीधे स्टेट में जो भी समस्याएं होंगी, जो भी वहां पे कार्य करवाने होंगे, उसको डायरेक्ट डील करेगी। इसके अलावा विधायी प्रभाव बनाना, यानी कि संसद को राज्य सूची जो हमारे स्टेट लिस्ट होती है उस पे वो जो विषय वर्णित होते हैं उन पे कानून बना सकती है, उन पे लॉ बना सकती है। ठीक है, लेकिन जो राज्य विधानमंडल है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव है, उसके कानून बनाने की शक्ति को समाप्त नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी वहां पे लॉ बना सकती है। राजस्व प्रभाव, राष्ट्रपति आदेश द्वारा केंद्र राज्यों के बीच जो रेवेन्यू होता है उसके वितरण में परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, आर्टिकल 354 जो राजस्व वितरण होता है उससे संबंधित ये आर्टिकल है, यानी कि जो रेवेन्यू है वो किस तरह से उसको बांटा जाता है, उसमें कैसे उसको बांटना है, उसका संशोधन कैसे होगा, वो ये आर्टिकल आपको कहता है। हमने अभी इससे 353 में देखा था कि जो रेवेन्यू है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें परिवर्तन कर सकती है, किसी को कितना देना या स्टेट से कितना टैक्स हमने कलेक्ट किया है, कम ज्यादा जो भी है। ठीक है, तो अब वो जो वितरण है, वो रेवेन्यू जो बांटा गया है उसमें कम करना है, ज्यादा करना है, टैक्स नहीं लगाना है, उस स्टेट से टैक्स कलेक्ट करना है, नहीं करना है, ये सारी की सारी चीजें जो भी उसमें चेंजेस होंगे वो 354 के तहत होंगी। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति आपातकाल की अवधि के दौरान केंद्र राज्यों के बीच जो कर है
राजस्व कर है उसको संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकते हैं और ऐसे किसी भी आदेश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना आवश्यक होता है। अगला देखिए आर्टिकल 355 ड्यूटी ऑफ द यूनियन। केंद्र की क्या ड्यूटी हो जाती है? देखो केंद्र सरकार का एक फर्ज है, कर्तव्य है कि वह बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाई जा रही है। यही अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन का आधार भी बनाती है। जो आर्टिकल 356 है जिसके तहत प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, यानी कि अब राष्ट्रपति का शासन लगाया जाता है किसी स्टेट में या संघ में। अभी तो राज्यों के लिए है, तो हम राज्यों में देखेंगे कि राज्यों में जो ये प्रेसिडेंट लॉ लगाया जा रहा है ये कब लगाया जा रहा है। क्योंकि देखो क्या होता है, जो हमारी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन का अकॉर्डिंग जो हमारे लॉज बनाए गए अगर वो सही से नहीं चल रहे, स्टेट में कुछ आंतरिक उथल पुथल हो रही है, तो तब हमें प्रेसिडेंशियल लॉ लगाना पड़ता है। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका आधार कैसे बताया गया आपको। सिंपल सी बात है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की जो रिपोर्ट है या रिपोर्ट पर, या अगर उस रिपोर्ट से वो संतुष्ट नहीं होते हैं, उन्हें लगता है कि मतलब कोई राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब वहां पे राज्य सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार नहीं चल रही है, यानी कि संविधान ने जो कुछ अधिकार राज्य सरकार को दिए हुए हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव को दिए गए हैं और वो सही से फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो वहां पे जो है आर्टिकल 356 लग जाएगा और प्रेसिडेंशियल लॉ वहां पे आ जाएगा। ठीक है। संसदीय अनुमोदन। घोषणा के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित होना आवश्यक हो जाता है। अवधि। एक बार अनुमोदित होने पर यह सामान्य 6 महीने तक रह सकता है और इसे अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो या चुनाव आयोग प्रमाणित करे कि चुनाव कराना मुश्किल है। इस केस में ही जो है आर्टिकल 356 आपका काम करेगा। अब देखो जब ये 356 लग जाता है ना, तो इसका इफेक्ट क्या होता है। देखो स्टेट लेजिस्लेटिव होती है जो राज्य विधानमंडल, तो उसकी जो पावर्स हैं वो सीधे सीधे संसद कंट्रोल करेगी या फिर जो हमारा प्रेसिडेंट है वो उसको मतलब अपने अधिकारों के अनुसार उसको इस्तेमाल करेगा। प्रेसिडेंट के भी यहाँ पे गवर्नर आपको पता है फिर प्रेसिडेंशियल लॉ को चलाता है। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। आर्टिकल 356 का सबसे अधिक बार उपयोग हुआ था केरल 1959 में, पंजाब में 1951 में पहली बार हुआ था। ठीक है, पहली बार इसका उपयोग किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने SR बम्बई वाद 1994 में इसके उपयोग को न्यायिक समीक्षा जुडिकल रिव्यू के अधीन कर दिया था। अब आर्टिकल 357 देखिए, ये कहता है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है ना, तो संसद को ये अधिकार मिल जाता है कि वो किसी भी राज्य के लिए, जिस राज्य में कानून लगा दिया गया है, आर्टिकल लग गया है, राष्ट्रपति शासन लग गया है, तो वहां पे संसद डायरेक्टली, ठीक है ना, या राष्ट्रपति डायरेक्टली वहां पे जो है नए नियम कानून बना सकती है। ठीक है, ये अधिकार राष्ट्रपति को वहां पे प्राप्त होता है, संसद को प्राप्त होता है कि वो वहां पे नए लॉज को फॉर्म करे। अब आगे देखिए, जो ये इमरजेंसीज होती हैं तो इनका मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो देखो आर्टिकल 358 आपसे कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन हो जाता है, सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19। ठीक है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर की जाती है, तो आर्टिकल 19 जो होता है वो मौलिक स्वतंत्रताएं, यानी कि स्वचालित रूप से ये निलंबित हो जाती है मौलिक स्वतंत्रताएं हमारी, और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगे आपातकाल में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता है। वैसे मैंने मौलिक अधिकार भी पढ़ाए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके मौलिक अधिकार जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां पे वो भी मैंने आपको डिटेल में बताए हुए हैं। आर्टिकल 359 ठीक है, पार्ट 3 के अन्य अधिकारों में परिवर्तन का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ अदर पार्ट 3 राइट्स। देखो यहाँ पे राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह घोषित करते हैं कि जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, तो इन मौलिक अधिकारों को लागू कराने के नागरिक न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। यह निलंबन स्वचालित नहीं है, राष्ट्रपति के आदेश पर निर्भर करता है। यह निलंबन केवल उन अधिकारों पर लागू होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट होते हैं। चौथा जो है वित्तीय आपात भी आता है। 360 वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, इसका आधार देख लीजिए। राष्ट्रपति यदि इस बात को मान लेते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो। ठीक है, दूसरा, घोषणा के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित होना आवश्यक है। एक बार अनुमोदित होने के बाद यह अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है, जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा इसे वापस नहीं लिया जाता।
इसे जारी रखने के लिए बार बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय औचित्य फाइनेंशियल प्रॉपर्टी से संबंधित निर्देश दे सकती है। राज्य में सेवारत किसी भी वर्ग के व्यक्तियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। राष्ट्रपति राज्यों द्वारा पारित धन विधेयकों पर विचार के लिए उन्हें आरक्षित करने का निर्देश दे सकती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ विविध चीजें हैं, मिसलेनियस चीजें हैं, जैसे कि आपातकाल के संबंध में मुख्य प्रावधान 352 से 360 में है, लेकिन इसके बाद के कुछ अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद 361 जो राष्ट्रपति और राज्यपालों को संरक्षण प्रदान करते हैं, और अनुच्छेद 366 जिसमें परिभाषाएं हैं, 367 में व्याख्याएं जो संविधान के अन्य भागों पर आपातकालीन प्रावधानों के प्रभाव से संबंधित है कि अन्य भागों पर इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर पहली बार आए हैं तो।